नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में लाइटिंग सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में एनर्जी एफिशिएंस प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग सिस्टम अध्ययन किया था कि हम कैसे लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमने डीजी जनरेटर सेट, डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट का अध्ययन किया था और उसी में हमने लोड एस्टिमेशन को भी स्टार्ट किया था। लोड एस्टिमेशन को ही आज के हम सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लोड एस्टिमेशन, तो हमने ये कहा था कि अगर हम डीजी सेट को अपने प्रेमाइसेस में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्रेमाइसेस में, हमारी बिल्डिंग में, हमारे प्रेमाइसेस में कितना टोटल लोड है उसकी कैपेसिटी, हमें जनरेटर डीजी सेट की कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए लोड को एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। तो उसी में कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे सीक्वेंसिंग ऑफ लोड। The captive diesel generating set has certain limit in handling the transient load। ठीक है, जो डीजल जनरेटिंग सेट रहता है उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं टू हैंडलिंग द ट्रांजिएंट लोड। ट्रांजिएंट लोड का मतलब कोई लोड अचानक से एकदम बढ़ जाना, ट्रांजिएंट आ जाना उसमें। ठीक है, दिस अप्लाइज टू बोथ किलोवाट एज रिफ्लेक्टेड ऑन द इंजन एंड केवी एज रिफ्लेक्टेड ऑन द जनरेटर। जो आपका डीजी जनरेटर सेट होता है उसमें देखा था हमने, बात की थी कि उसमें एक हमारे पास रिफ्लेक्ट, उसमें एक हमारे पास डीजल इंजन होता है जो आपके डीजल फ्यूल की हेल्प से, ऑयल और फ्यूल की हेल्प से एक मैकेनिकल रोटेशन देता है और मैकेनिकल रोटेशन को हम ऑल्टरनेटर को या जनरेटर को देते हैं और ऑल्टरनेटर हमारा उस मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम डीजल जो जनरेटर सेट है, इंजन है, उसको हम किलोवाट में और जो हमारा ऑल्टरनेट है उसे हम केवीए में उसकी रेटिंग मेजर करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द बेस लोड that exists before the application of transient load brings down the transient load handling capabilities, and in case of AC generator in it increases the transient voltage dip। ठीक है, यानी कि अचानक से अगर कोई ट्रांजिएंट आता है तो उसमें एक डिप आ जाता है, वोल्टेज डिप आ जाता है ट्रांजिएंट आने की वजह से। ठीक है, वोल्टेज में एक तरह से डाउन आ जाएगा। हेंस ग्रेट केयर इज रिक्वायर्ड इन सीक्वेंसिंग द लोड ऑन डीजी सेट। तो इसीलिए डीजल जनरेटर सेट पे लोड को सीक्वेंस करने के लिए जो है वो ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट द लोड विद हाईएस्ट ट्रांजिएंट केवीए। ठीक है, हाईएस्ट ट्रांजिएंट केवीए फर्स्ट फॉलोड बाय अदर लोड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टार्टिंग केवीए। ठीक है, ये मतलब ये एडवाइस किया गया है कि स्टार्ट द लोड विद द हाईएस्ट, यानी जब आपको जनरेट सेट पे स्टार्ट करना है तो हाईएस्ट लोड जो है ट्रांजिएंट लोड केवीए में वो स्टार्टिंग टाइम में रखना है। ठीक है, और उसको धीरे धीरे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कम करते जाना है। ठीक है, this will lead to optimized sizing and better utilization of transient load handling capability of DG set। इससे हम क्या है कि डीजी सेट की जो लोड, ट्रांजिएंट लोड को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है उसको हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है कितनी कैपेसिटी को बियर कर सकता है, कितने ट्रांजिएंट को बियर कर सकता है। ट्रांजिएंट का मतलब एकदम से आपके लोड में सर्ज आ जाना, एक तरफ से उसमें अचानक से तेजी से उसमें लोड बढ़ जाना, तो उसको वो कैसे हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लोड पैटर्न। इन मैनी केसेस दी लोड विल नॉट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द डे। हमने जनरली देखा है कि जो लोड है वो पूरे दिन में, जो हमारा प्रेमाइसेस होता है या आपका घर है, बिल्डिंग है, उसमें लोड सुबह से लेके पूरे दिन में अगर हम बात करें 24 आवर्स में, तो वो कांस्टेंट कभी नहीं रहता। लोड आपका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स वी आर ऑपरेटिंग ऑन दी एनर्जी। इफ देयर इज अ substantial variation in load, then consideration should be given for parallel operation of DG set। ठीक है, अगर आपके लोड में एक सब्सटेंटेलियस वेरिएशन है, ठीक है, देन कंसीडरेशन शुड बी गिवन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीजी सेट, यानी हमें पैरेलल में एक फिर डीजी सेट उस लोड को बियर करने के लिए ऑपरेट करना चाहिए। इन सच अ सिचुएशन एडिशनल डीजी सेट्स आर टू बी स्विच्ड ऑन व्हेन लोड इंक्रीजेस, स्विच्ड ऑन व्हेन द लोड इंक्रीजेस। यानी कि सपोज आपके प्रीमाइसेस में मतलब 5 किलोवाट का, 7 किलोवाट का लोड है, 8 किलोवाट का लोड मैक्सिमम रहता है, और अगर आपने 5 केवीए का अपने जेन सेट यूज किया है तो आप 5 केवीए का जेन सेट यूज करेंगे, और अगर आपके में अचानक से कोई ट्रांजिएंट आ जाता है, लोड बढ़ जाता है, तो हम उसमें जो एडिशनल डीजी जनरेटर सेट है जो हमने 3 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए एडिशनल यूज किया हुआ है उसको हम स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक है,
तो द टिपिकल केस में बी एन इस्टेब्लिशमेंट डिमांडिंग सब्सटेंशियल डिफरेंट पावर इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो डिफरेंट शिफ्ट में जो लोड है वो डिफरेंट होता है। बाय पैरेलल ऑपरेशन डीजी सेट कैन बी रन एट ऑप्टिमम ऑपरेटिंग पॉइंट्स or near about for optimum fuel consumption and additionally flexibly is built into the system। यानी अगर आप डीजी सेट को पैरेलल में, यानी एक बड़ा डीजी सेट यूज करने के बजाय हम छोटे दो डीजी सेट यूज करें, जिससे कि अगर हमारी डिमांड ज्यादा होती है तो हम दोनों डीजी सेट को चला सकें, और अगर डिमांड कम होती है तो हम एक डीजी सेट को ऑफ करके हम उसमें एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है, यानी वो पॉइंट जिस पर हमारे डीजी सेट की इफिशियंसी अच्छी होती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, ठीक है। This scheme can be also be applied where load can be segregated as critical and non-critical load to provide standby power to critical load in the captive power system। तो ये जो स्कीम है उसको हम ऐसे सिस्टम पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल लोड्स होते हैं, वहां भी हम इस तरीके सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी कम्स ऑन दी लोड कैरेक्टरिस्टिक। हमने लोड का एस्टिमेशन कर लिया कि लोड हमारा कितना है, देन लोड को हमने पैटर्न भी देख लिया कि लोड हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है, पूरे दिन के अंदर कब लोड ज्यादा रहता है। अगर लोड अचानक से बढ़ता है तो हम अपना एक पैरेलल डीजी सेट चला लेते हैं उसको बियर करने के लिए। तो वो लोड पैटर्न देखा। अब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सम ऑफ द लोड कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस एफिशिएंट यूज ऑफ डीजी सेट, यानी जो भी लोड की करेक्शन, कुछ लोड इस तरह के होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक आपके डीजी सेट की इफिशियंसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी उनकी इफिशियंसी को प्रभावित करती हैं। These characteristics are entirely load dependent and cannot be controlled by the DG set। यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी वो लोड पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह का लोड हमने अपने डीजी सेट पर लगाया हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। दैट मींस दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द डीजल जनरेटर सेट। आप उन कैरेक्टरिस्टिक को डीजी सेट से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोड। The extent of determinant influence of these characteristics can be reduced in several cases। ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस है कैरेक्टरिस्टिक का ऑफ द डीजी सेट परफॉर्मेंस, उसको हम कुछ केसेस में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? अगर कोई लोड है हमारा, उस लोड की वजह से हमारे डीजी सेट की जो परफॉर्मेंस है या उसकी एफिशिएंसी है वो प्रभावित हो रही है, तो हम डीजी सेट से तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोड। लेकिन कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम इन कैरेक्टरिस्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे पहला आता है पावर फैक्टर। द लोड पावर फैक्टर इज एंटायरली डिपेंड ऑन द लोड। जो लोड पावर फैक्टर होता है वो टोटली डिपेंड किस पे करता है? लोड पर। ये लास्ट पे पिछले सेशन में हमने लोड पावर फैक्टर डिस्कस किया था। तो जो हमारा पावर फैक्टर है, लोड पावर फैक्टर है, इट इज डिपेंड ऑन द लोड। The AC generator is designed for the power factor of 0.8 lag as specified by standard। जो आपके ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट के जो स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से जो हम पावर फैक्टर है वो हमारा 0.8 लैग का एक स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है, तो हमें इतना पावर फैक्टर एटलीस्ट मेंटेन करना होता है। फाइन। लोअर पावर फैक्टर डिमांड्स हायर एक्साइटेशन करंट एंड रिजल्ट इन इंक्रीजेस लोड। अगर आपका पावर फैक्टर अगर लो होता है, उस कंडीशन में हमको ज्यादा एक्साइटेशन करंट की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा एक जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके आसपास रहना चाहिए। Oversizing AC generator for operation at low power factor result in lower operating efficiency and high cost। ठीक है, अगर आप एसी जनरेटर को ओवरसाइजिंग रखते हैं, यानी कि अगर आपका 5 किलो केवीए का लोड है और आपने 10 केवीए का जेन सेट यूज कर रखा है, तो दिस इज अ ओवरसाइजिंग फॉर ऑपरेशन एट लोअर पावर फैक्टर रिजल्ट इन लोअर ऑपरेटिंग इफिशियंसी। तो अगर आप ऐसे जेन सेट जिनकी ओवरसाइजिंग कर रखी है आपने, उसका पावर फैक्टर कम है, तो वो आपके ऑपरेटिंग इफिशियंसी को भी प्रभावित करेगा और इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। The economical alternative is to provide power factor improvement capacitors। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि अगर हमारा पावर फैक्टर कम होता है तो हमारे डीजी सेट की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समस्या से बाहर आने के लिए, टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव इसके लिए होता है टू प्रोवाइड अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैपेसिटर। उसमें हम एक कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं जिसके माध्यम से जो पावर फैक्टर कम हुआ है उसको हम इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड ऑन एसी जनरेटर लीड्स टू अनबैलेंस सेट ऑफ वोल्टेज एंड एडिशनल हीटिंग इन एसी जनरेटर। ठीक है, यानी अगर आपका जो जनरेटर है और 3 फेज उससे मिल आउटपुट में है, अगर उन पर अनबैलेंस होता है,
अगर लोड अनबैलेंस यानी एक फेज पे मान लीजिए 5 किलोवाट लोड है, दूसरे फेज पे 10 किलोवाट लोड है, तीसरे फेज पे 8 किलोवाट लोड है, तो तीनों पे क्या अनबैलेंसिंग है। यानी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि तीनों फेज पर लोड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तीनों पे लोड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा अगर ऐसा नहीं होता, लोड अनबैलेंस होता है, तीनों फेजों पे अलग अलग लोड होता है, तो इसकी वजह से आपके एसी जनरेटर में एक एडिशनल हीटिंग होती है, ठीक है, जो कि एक लॉस होता है आपका एनर्जी का। अगला जो टर्म आता है दैट इज ट्रांजिएंट लोडिंग। on many occasions to contains transient voltage dip arising due to transient load applications। यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब जनरेटर सेट पे आपका कुछ लोड आपने लगा रखा है, लेकिन अचानक से आपका लोड उस पर बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीमाइसिस में, आपके जेन सेट पे कुछ लोड है, अचानक से प्रीमाइसिस में 10 एसी 10 ऑफिस में अचानक से चल गए, तो आपका लोड क्या, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उससे ऊपर निकल गया, तो इसे बोलते हैं लोड ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट होने की वजह से उसके वोल्टेज में एक डिप आ जाता है, मींस कुछ डाउन हो जाता है, ड्रॉप आ जाता है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो वोल्टेज डिप बोलते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजिएंट लोड एप्लीकेशंस की वजह से होता है। आई स्पेशली डिजाइन जनरेटर में हैव टू बी सिलेक्टेड। तो इस तरह की कंडीशन के लिए जिसमें हमें ऐसे जनरेटर को सिलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए, जो ट्रांजिएंट लोड को ज्यादा बियर कर सके, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो ट्रांजिएंट लोड को बियर करने की हो। मेनी टाइम्स एन अनस्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन एंड एसी जनरेटर में हैव टू बी प्रोक्योर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डीजल इंजन सेट खरीदने के लिए हमने डीजल इंजन कुछ अलग स्टैंडर्ड का ले लिए और ऑल्टरनेटर जो एसी जनरेटर वो अलग स्टैंडर्ड का ले लिया, और दोनों में कॉम्बिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, अनस्टैंडर्ड है, यानी कॉम्पेटेबिलिटी भी जरूरी है। तो ये कभी कभी हम ऐसा कर लेते हैं, तब भी हमारी लोडिंग की समस्या आती है। फोर्थ होता है दैट इज स्पेशल लोड। स्पेशल लोड लाइक रेक्टिफायर, थायरिस्टर लोड्स, वेल्डिंग लोड्स, फर्नेस लोड नीड एन एप्लीकेशन चेक। यानी कुछ लोड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी लोड्स होते हैं, जैसे थायरिस्टर लोड है, वेल्डिंग लोड्स है, फर्नेस के लोड्स हैं, तो इनको हमें दोबारा से लोड को चेक करने की आवश्यकता पड़ती है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ डीजल इंजन एंड एसी जनरेटर शुड बी कंसल्टेड फॉर प्रॉपर रिकमेंडेशन सो दैट डिजायर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ डीजी सेट इज अचीव्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि डीजल इंजन बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं और एसी जनरेटर बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन दोनों में आपस में कंसल्टेशन होनी चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उनकी जो रिकमेंडेशन है डीजी सेट को यूज करने की वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कोई भी यूजर उसे बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाए। In certain cases of load which are sensitive to voltage frequency regulation, voltage waveform consideration should be given to segregate segregate the loads and feed it by a dedicated power supply, which usually assume the form of DC motor driven generator set। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोज आर सेंसिटिव टू वोल्टेज, जो कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, वोल्टेज वेवफॉर्म, इनमें के सबके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उस केस में ऐसे लोड में एंड फीड इट बाय अ डेडिकेटेड पावर सप्लाई, तो ऐसे केस में हम एक डेडिकेटेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं जो डीजी मोटर ड्राइवन के द्वारा जनरेटर सेट से ड्राइव रहती है। सच एन ऑल्टरनेटिव एश्योर दैट special design of AC generator is restricted to that portion of the load which requires high purity rather than increasing the price of the DG set by specially designed AC generator for complete load। यानी कुछ कंडीशंस में हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है, और एसी का एक स्पेशल डिजाइन जो कि एक रेस्ट्रिक्ट करता है हमें दैट अ पोर्शन ऑफ द लोड विच रिक्वायर द हाई प्योरिटी रादर देन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द डीजी सेट। ठीक है, हमें यानी कि उसकी प्योरिटी ज्यादा अच्छी हो, बट रादर देन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ डीजी सेट, लेकिन डीजी सेट का प्राइस भी हमारा ज्यादा नहीं कॉस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल डिजाइन फीचर्स हमें उसके यूज करने पड़ते हैं। एनर्जी सेविंग मेजर्स फॉर डीजी सेट क्या होता है, मतलब एक तरह डीजल जनरेटर सेट में हम एनर्जी को सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो एंश्योर स्टडी लोड कंडीशन ऑन द डीजी सेट। सबसे पहले तो हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा डीजल जनरेटर सेट है उस पर जो लोड है वो स्टेडी है, मींस कांस्टेंट है, उसमें कोई ट्रांजिएंट नहीं आ रहा। एंड प्रोवाइड कोल्ड डस्ट फ्री एयर एट इनटेक। और डीजी सेट में जहां पर भी एयर इनटेक में जाती है तो वो एयर आपकी कोल्ड एयर हो, डस्ट फ्री हो, उसमें डस्ट ना हो, ठीक है, इस तरह की एयर उसमें जाए। यूज ऑफ एयर वाशर्स और लार्ज सेट इन केस ऑफ ड्राई हॉट वेदर कैन बी कंसीडर्ड। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एयर है जो कि ड्राई है, हॉट है, तो उस कंडीशन में हम एयर वाशर और लार्ज सेट एयर वाशर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, उस समस्या से दूर होने के लिए। इंप्रूव एयर फिल्ट्रेशन को हमें इंप्रूव करना है, ठीक है, एयर फिल्ट्रेशन अगर आप अच्छा कर देंगे तो भी आपकी एनर्जी की सेविंग होगी। एंश्योर फ्यूल ऑयल स्टोरेज
हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन एज पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइन ऑयल कंपनी डेटा। जो फ्यूल है उस फ्यूल का स्टोरेज, हैंडलिंग और प्रिपरेशन, ये सारी जो प्रोसेस हैं ये एज पर दी मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग ये फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंसीडर फ्यूल ऑयल एडिटिव इन केस दे बेनिफिट फ्यूल ऑयल प्रॉपर्टीज फॉर डीजी सेट यूसेज। ठीक है, फ्यूल ऑयल एडिटिव इन केस दे बेनिफिट फ्यूल ऑयल प्रॉपर्टीज फॉर डीजी सेट यूसेज, यानी अगर आपके डीजी सेट में जो भी फ्यूल यूज हो रहा है उसमें अगर कोई एडिटिव ऑयल की आवश्यकता पड़ती है जिससे आपके डीजी सेट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, तो हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए। फाइन। कैलिब्रेट फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्रीक्वेंटली, आपका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसे समय समय पर हमें कैलिब्रेट करते रहना चाहिए। एंश्योर कंप्लाइंसेज विद मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ठीक है, जो कंप्लाइंसेज हैं उनको चेकलिस्ट के माध्यम से मेंटेन करते रहना चाहिए और चेक करता रहना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो कि अभी छूट रही हो, समय पर उसकी सर्विस हो। एंश्योर स्टडी लोड कंडीशंस अवॉइडिंग फ्लक्चुएशंस इन 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 इम्बैलेंस इन फेज हार्मोनिक लोड्स, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एक तो लोड कंडीशन जो है वो स्टडी हो, कांस्टेंट लोड हो, अवॉइडिंग फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशंस ना हो, फेजेस में इम्बैलेंस ना हो, हार्मोनिक लोड्स, ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन केस ऑफ अ बेस लोड ऑपरेशन कंसीडर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम एडॉप्शन फॉर सिस्टम जनरेशन और रेफ्रिजरेशन चिलर यूनिट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बेस लोड ऑपरेशन के केस में अगर हम बात करें तो हमें वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के लिए हम एक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे जिसमें वेस्ट हीट मैनेजमेंट है, वेस्ट हीट का एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन दी जैकेट कूलिंग वाटर इज अमेंडेबल फॉर हीट रिकवरी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एडॉप्शन। ठीक है, जैकेट कूलिंग वाटर इज अमेनेबल फॉर हीट रिकवरी, यानी जो भी हीट है उसको हम रिकवर कर पाएं और रीयूज कर पाएं। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट इकोनॉमी कंसीडर्ड पार्शियल यूज ऑफ बायोमास गैस फॉर जनरेशन, यानी कि कॉस्ट इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बायोमास गैस का यूज जो है वो करना चाहिए। एंश्योर टार रिमूवल फ्रॉम द गैस फॉर इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द इंजन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यानी हमें उसमें इंश्योर करना चाहिए आपके डीजल इंजन की जो इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी है, गैस फॉर इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी, उसको हमें इंश्योर करना चाहिए वो ठीक है कि नहीं। देन कंसीडर पैरेलल ऑपरेशन अमंग द डीजी सेट्स फॉर इंप्रूव लोडिंग एंड फ्यूल इकोनॉमी देयर ऑफ, यानी कि हमें पैरेलल ऑपरेशन की अगर आवश्यकता है तो हमें एक डीजी सेट के साथ में दूसरा डीजी सेट हम ओवरलोड कंडीशन में, ट्रांजिएंट कंडीशन में रन कर सकते हैं। कैरी आउट रेगुलर फील्ड ट्रेल्स टू मॉनिटर डीजी सेट परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस प्लानिंग एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलर फील्ड ट्रेल्स टू मॉनिटर डीजी सेट परफॉर्मेंस एंड डीजी सेट की डीजल जनरेटर सेट की जो परफॉर्मेंस है उसे रेगुलरली हमें मेंटेनेंस करना है, प्लानिंग करनी है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरा करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आज दोस्तों आपका ये चैप्टर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके लिए जो चैप्टर 7 पहले स्टार्ट करेंगे, 6 को अभी हम बाद में लेंगे क्योंकि एनर्जी इफिशिएंट यूज ऑफ इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अब हमें इफिशिएंट यूज ऑफ इन इलेक्ट्रिक थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन करना है 6 चैप्टर में। तो ये लगभग सेम सा कॉन्सेप्ट है, बस वहां पर हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करी थी, अब यहाँ पर थर्मल इक्विपमेंट की बात करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 6 को बाद में लेंगे, पहले हम 7 चैप्टर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।